इंजीनियर्स। डीसी मशीन ख़त्म हुआ, उसके बाद दो ऑप्शन थे, एक तो ये कि ट्रांसफार्मर स्टार्ट करें और दूसरा कि 5th सेमेस्टर में जो चीज़ें हैं उनको स्टार्ट करें। देखिए ट्रांसफार्मर अगर स्टार्ट करते हैं तो लगभग आपका 1 महीना उसमें चला जाएगा और तब तक में आपका जो 5th सेमेस्टर है वो प्रभावित हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम ये सोचे हैं कि आपके 5th सेमेस्टर की ही चीज़ों को स्टार्ट किया जाए और ट्रांसफार्मर तो हमको पढ़ाना है ही, तो उसको हम बीच में जब कभी टाइम मिलेगा उस समय लेक्चर बना करके चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही सही है क्योंकि अब जब 5th में कर गए हैं तो इसको करते हैं, पीछे वाला हो जाए। तो देखिए 5th सेमेस्टर में जैसा आप लोग को पता होगा ये 5 आपके सब्जेक्ट्स हैं, एसी मशीन, स्विच गियर प्रोटेक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये एक ऑप्शनल होता है वैसे तो, लेकिन जनरली कॉलेज आपको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 ही बोलेगा लेने के लिए। अब इसमें से जो ये है एसी मशीन, ये लगभग आपको 60% थ्योरी पार्ट है और 40% न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट यही है एसी मशीन, और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 फेज इंडक्शन मोटर। हालांकि पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें अगर इस पे आए स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पे तो लगभग 70% थ्योरी और 30% न्यूमेरिकल। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अगर ये फर्स्ट रैंक पर है तो ये सेकंड रैंक पर है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है इसका लगभग 85% पार्ट थ्योरी है और 15% जो पहले 2 यूनिट में ही है वो न्यूमेरिकल है। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो पहला 2 यूनिट है जो न्यूमेरिकल वाला है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, है ना, तो उस कंट्रोल सिस्टम का ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट 6th सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे। ये आप देख रहे होंगे वीडियो बना करके आपके सीनियर को दे रहे थे, बॉडी प्लॉट, रूट लोकस, तो ये सब 6th सेमेस्टर में। खैर, तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अभी रोकते हैं। ये जो टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये अगर इस कैटेगरी से करें तो 100% थ्योरी है। ये हल्का फुल्का कहीं आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा, यू कैन से 95% थ्योरी, 5% न्यूमेरिकल। ये जो सब्जेक्ट है पहले उतना ज़्यादा कंपटीशन में नहीं पूछा जाता था, लेकिन इधर से जो आपके सीनियर लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है एग्जामिनेशन में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है उसमें, तो इससे कुछ क्वेश्चन डाल रहा है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे लाइट, फैन, ड्राइव्स, ये सब। तो अब जो है इधर कुछ एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन डाला है, ठीक है ना, तो इसलिए ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ रहा है। तो अगर हम 3rd रैंकिंग दें तो 3rd में हम इसी को देंगे और उसके बाद 4th में इसको देंगे और फिर 5th में इसको देंगे। या अगर कहें ज़्यादा अंतर नहीं है, 3rd में ये दोनों भी हो सकता है, लगभग सेम है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जिनको ट्रेन्स के बारे में जानना हो, मेनली इसमें वही है ट्रैक्शन, मतलब जानते ही हम लोग ट्रेन से रिलेटेड चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चलती हैं उनका पूरा मैकेनिज्म कैसे है,
किस तरह से चलती है, कैसे पावर लेती हैं और क्या सब उसमें होता है, वो सारा कुछ इसमें आपको पढ़ना है और 100% थ्योरेटिकल। ठीक है, ये है सीन इस सेमेस्टर का आपको। अब इन पांचों में से हम आपको ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, एसी मशीन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। बाकी के जो 2 सब्जेक्ट हैं, यूटिलाइजेशन और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इसको आप कहीं से आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, या तो कॉलेज से या यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस भी इसके अवेलेबल हैं, उससे भी आप देख सकते हैं, या बुक्स है ना, तो बुक से भी हो जाएगा। खैर देखिए, बुक्स की बात आई तो याद आ गया, एसी मशीन के लिए बुक मैंने आपको पहले भी बोला है, पीएस बिमरा थोड़ा हाई लेवल है बट बहुत अच्छी बुक है, और थोड़ा सा लो लेवल में आए तो अशफाक हुसैन, और अशफाक हुसैन में आपको न्यूमेरिकल्स काफी सारे मिल जाएंगे, इसमें उतना न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, थोड़ा सा बीटेक लेवल का है, ये आपके डिप्लोमा लेवल का है। हालांकि दिस बुक इज आल्सो इंपॉर्टेंट। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, जो भी आपने बुक लिया हो 3rd सेम में पावर जनरेशन का, जेबी गुप्ता, बीके मेहता, जो भी लिया हो थ्योरी की बुक, उसी को आप करके इसको कर सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से बुक करने की जरूरत नहीं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मतलब ये एक तरह से कंट्रोल सिस्टम का पार्ट 1 है, इसके लिए आपको जो बुक लेनी है वो है बीएस मान के। ठीक है, ये एक बुक आप ले लेंगे तो आपको इस सेमेस्टर का भी काम चल जाएगा और अगले सेमेस्टर का भी काम चल जाएगा इसी से। ठीक है, यूटिलाइजेशन के लिए बुक आती है जेबी गुप्ता की, न्यूमेरिकल वाली नहीं, थ्योरी वाली, यूटिलाइजेशन के नाम से आती है, मेरे पास है भी शायद 1 मिनट। ये इस तरह की बुक आएगी आपको, है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इसमें यूटिलाइजेशन का भी आपको लगभग 70 to 80% सिलेबस मिल जाएगा और ट्रैक्शन का भी लगभग 30 to 40 सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बुक आप ले सकते हैं इन दोनों के लिए। ठीक है ना, इन दोनों के लिए आप जेबी गुप्ता की बुक ले सकते हैं। और इसमें जो बाकी और जो बच गया वो आपको मिल जाएगी एच परतप, मेरे पास वो भी थी, अभी दिखने रहे, एच परतप राइटर है, उनकी बुक में भी आपको ट्रैक्शन से रिलेटेड चीज मिल जाएगी। तो ये है इस सेमेस्टर का आपको पूरा कहानी। ज्यादा मेहनत इस पे और इस पे करना है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी ये जो चीजें हैं ये थ्योरेटिकल है मेनली, तो उसको आपको याद करना होगा। और फैक्ट्स, हाँ, इसमें यूटिलाइजेशन में जनरली फैक्ट्स से सवाल पूछा जाता है, बस याद रहना चाहिए सारी चीजें। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे आपको, और फीस के बारे में आपको बताइए, 3000 रुपये हम पहले ही बोले थे, 3 सब्जेक्ट का 3000 है। देखिए, इस पे हम किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं, कोई प्राइवेसी नहीं लगाए हैं, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं आपको कि जनरली अभी हम लोग सब लोग 2 प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, एक तो कोरोना तो है ही, और बिहार में एक एडिशनल जो हर साल आता है बाढ़, वो भी है। तो इसके कारण आपकी क्या फाइनेंशियल स्थिति है हमको नहीं पता, लेकिन आपका पढ़ाई नहीं रुके, कंटिन्यू चलता रहे, इसके लिए हमने कोई ये नहीं रखा है कंडीशन कि आप दें तो ही आप पढ़ें, इस तरह से ओपन है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनके पास हो वो जरूर दें, इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, तो इसमें इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एसी मशीन। ठीक है, तो इसको देखते हैं, एसी मशीन स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे इन तीनों को कवर अप करेंगे। एसी मशीन का क्लासिफिकेशन करें तो एसी मशीन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक है ट्रांसफॉर्मर, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन। तो ट्रांसफॉर्मर तो आपके 3rd सेम का सिलेबस, 4th सेम का सिलेबस है, 5th सेम में आपको ये 2 पढ़ना है, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन। इंडक्शन मशीन जनरली कोई भी मशीन के 2 टाइप होते हैं, जनरेटर और मोटर, उसी तरह से इंडक्शन मशीन के भी 2 टाइप हैं, इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन मोटर। और सिंक्रोनस मशीन के भी 2 टाइप हैं, सिंक्रोनस जनरेटर जिसको अल्टरनेटर कहते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने 3rd सेम में कुछ पढ़ा था। 3rd सेम में जब पावर जनरेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि पावर प्लांट में फाइनल स्टेज में अल्टरनेटर होता है, टरबाइन का जो शाफ्ट है वो अल्टरनेटर के रोटर से कनेक्टेड होता है, और फाइनली अल्टरनेटर आपको 3 फेज इलेक्ट्रिकल पावर देता है।
तो सिंक्रोनस जनरेटर और इसके दूसरा टाइप है सिंक्रोनस मोटर, जिसको कि सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं देखेंगे जब टॉपिक आएगा तब। इधर आपको जो इंडक्शन जनरेटर है इसके दो टाइप हैं, सिंगल फेज इंडक्शन जनरेटर, थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर, पॉसिबल है दोनों। इंडक्शन मोटर के भी दो टाइप है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो कि आपके फैन में है, आपके घर के मोटर में है और भी बहुत जगह है, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो कि जनरली आटा चक्की में या कोई बहुत बड़ा कोई कॉलोनी है और वहां पे अगर पानी पंप करना है ना तो वहां पे इसका यूज है। थ्री फेज इंडक्शन मतलब हाई पावर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब इसमें से आपको जो चीजें पढ़नी हैं वो है ये और इसके अलावा इसके अलावा और भी है सम स्पेशल मोटर करके, उसमें सेडेड पोल और भी कुछ कैपेसिटर रन और तो वो सब भी देखेंगे। ये जो है सिंगल फेज इंडक्शन जनरेटर और थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर ये पॉसिबल है, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली यूज है नहीं, है ना, क्योंकि सिंगल फेज और थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर मतलब थ्री फेज जनरेशन के लिए तो सिंक्रोनस का ही हम लोग यूज करते हैं यूनिवर्सली, और सिंगल फेज की जरूरत होती नहीं है क्योंकि थ्री फेज जो आता है उसी को लोग सिंगल एक फेज निकाल के सिंगल फेज कर लेते हैं। इसलिए इन दोनों का चूंकि ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है इसलिए इन दोनों को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सिलेबस में जो है वो तो सारा कुछ पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जिसको कि हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो श्री गणेश किया जाए। देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये जहां भी आपको एसी सप्लाई से कोई बहुत ही लार्ज पावर का काम कराना हो, थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज द ओनली चॉइस। इसके मैंने कई सारे आपको एग्जांपल्स बताए और क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, कैसी इसकी वर्किंग है, स्टार्टिंग है और भी जो भी चीजें हैं वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। देखिए जैसा हम लोग डीसी मशीन में भी पढ़े कि चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मशीन के लिए। एक तो स्टेटर जो कि स्थिर पार्ट होता है, स्टेशनरी होता है, जनरली बाहर वाला पार्ट होता है। दूसरा रोटर जो कि मूवेबल पार्ट होता है, अंदर में होता है ना। अगर जनरेटर हो तो भी अंदर में, मोटर हो तो भी अंदर में, है ना। तीसरा उनके बीच का एयर गैप, क्योंकि एक पार्ट स्थिर है दूसरा मूव कर रहा है तो दोनों के बीच में एयर गैप होना चाहिए, तीसरा है एयर गैप। और चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नेटिक फील्ड। बिना मैग्नेटिक फील्ड के ना तो कोई जनरेटर पॉसिबल है और ना तो कोई मोटर पॉसिबल है। हमने डीसी मशीन में भी देखा था इस चीज को कि मैग्नेटिक फील्ड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी मशीन। किसी भी मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम लोग एसी मशीन की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर को छोड़ के, जो आपका सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन है, जब इसकी बात करते हैं तो एक टर्म आता है कि इन मशीन्स में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहलाता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मतलब कि इन मशीन्स में, एसी मशीन्स में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कहते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों कहते हैं वो देखेंगे अभी तुरंत। लेकिन इन मशीन्स में जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो रोटेटिंग नेचर का होता है। रोटेटिंग मतलब वो टाइम के साथ मूव करता है। कैसे मूव करता है देखेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले हम लोग जरा पहले ये जान लें कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने का जो कारण है वो है करंट, वाइंडिंग से करंट। तो सबसे पहले ये जान लें कि आखिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम वाइंडिंग किस तरह से करते हैं। जैसे हमने डीसी मशीन में देखा था लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग और ये सब, उस तरह से जरा इस मशीन में देखें थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कि वाइंडिंग किस तरह से होती है। देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर, यहां से आपको दो बात पता चलती है। एक तो कि मोटर है, मोटर का मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा और मैकेनिकल एनर्जी देगा। दूसरी बात
3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज मोटर है, यानी कि ये जो एनर्जी लेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस फॉर्म में लेगा, एसी के फॉर्म में लेगा और 3 फेज एसी के फॉर्म में लेगा। समझ बात? जैसे डीसी मोटर था तो एनर्जी किस फॉर्म में लेता था, डीसी फॉर्म में, ठीक है ना। उसी तरह से 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो ये एनर्जी लेगा 3 फेज एसी के फॉर्म में। और आपको एक और बात बताएं जो कंस्ट्रक्शन में पढ़ना है लेकिन आपको बता रहे हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज एनर्जी लेना है, 3 फेज पावर लेना है। हमको पता है जो पावर सप्लाई होती है वो होता है आर वाई बी, इस तरह से आर वाई बी, और तीनों फेज से पावर चाहिए इंडक्शन मोटर को। मतलब कि इसका जो स्टेटर वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट, उससे 3 वायर बाहर निकले होते हैं। एक्चुअली 4 होता है, न्यूट्रल के लिए भी एक जगह होता है अगर स्टार कनेक्शन ही रहता है जनरली। तो 3 वायर फेज के और 1 वायर न्यूट्रल का, ये 4 वायर निकलते हैं, ठीक है। अगर डेल्टा होगा कनेक्शन स्टेटर का तब तो 3 ही निकलेगा, नहीं तो अगर स्टार होगा तो 4 वायर निकलेंगे। जैसे कुछ इस तरह से देखेंगे। अब कैसे निकलेंगे हम लोग देखेंगे, अभी बस हम सिंबॉलिकली आपको बता रहे हैं। ये जो इसका आर फेज होगा वो इसके आर से कनेक्टेड हो गया, जो वाई फेज होगा सो वाई से, और जो बी फेज होगा वो बी से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। कैसे हुआ, इंडक्शन मोटर के स्टेटर से 3 वायर निकलेंगे आर वाई बी, उनको हमको कनेक्ट करना है जो हम ऊपर से ला रहे हैं आर वाई बी उनसे, ठीक है। अब यानी कि इसके अंदर में भी आर वाई बी टाइप का 3 फेज का हमको वाइंडिंग करना है। अब देखिए जनरली हम लोग को पता है एक फार्मूला कि कितने स्पीड से मोटर मूव करेगा, उस स्पीड का क्या फार्मूला होता है, n इक्वल टू 120F/P, यही होता है ना, ठीक है। तो अगर हम आपसे ये कहें या हम लोग ये सीखना चाहते हैं कि हमको एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग को डिजाइन करना है, और वो जो इंडक्शन मोटर है वो है 3 फेज 2 पोल वाइंडिंग करना है, 3 फेज 2 पोल वाइंडिंग करना है, ठीक है। मतलब कि ऐसी वाइंडिंग करना है ताकि 3 फेज बने और मैग्नेटिक फील्ड कितना बने, 2 पोल का बने। 2 पोल का मैग्नेटिक फील्ड बनाने का मतलब हम कितना स्पीड चाहते हैं वो यहां से निकल जाएगा। 2 पोल का मशीन बनाना है मतलब कितना स्पीड आप चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी तो एसी की हमारे यहाँ 50 है, 120 into 50/2 मतलब हाउ मच, 3000 आरपीएम। हम चाहते हैं कि हमारा मोटर 3000 आरपीएम पे चले, इसीलिए हम 2 पोल का बनाना चाह रहे हैं। अगर हमको इससे कम स्पीड चाहिए तो मान लीजिए 1500 के लगभग स्पीड चाहिए तो हम 4 पोल का मशीन बनाएंगे, उससे भी कम चाहिए तो और इस तरह से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमको एक इंडक्शन मोटर को डिजाइन करना है जिसमें कि 2 पोल बने और 3 फेज बने, ठीक है। अब देखिए समझिए, जो इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है, जो रोटर वाला पार्ट है जो एक्चुअली में मूव करेगा, वो उसमें वाइंडिंग्स मतलब इस तरह का नहीं है कि हम उस पर लपेटते हैं इस तरह से, वो सॉलिड बार होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। जो मेन वाइंडिंग है वो स्टेटर पर ही करनी होती है। जो 3 फेज 2 पोल वाइंडिंग आपको करना है ये मेनली किस पे करना है, स्टेटर पे करना है। रोटर की वाइंडिंग किस तरह से हम देखेंगे, लेकिन जो 3 फेज 2 पोल वाइंडिंग की बात है ये मेनली स्टेटर की, ठीक है। तो हम लोग जरा देखते हैं कि कैसे वाइंडिंग करें ताकि 3 फेज भी हो जाए और 2 पोल भी बने। देखिए, तो सबसे पहले सपोज कि हमने यहां पर एक स्लॉट बनाया, और इसमें एक वायर डाल दिया। आपको पता ही है ये सामने से आपको फ्रंट व्यू आपको इस तरह का लग रहा है, एक्चुअली में कैसा होगा, ये पीछे तक सिलेंड्रिकल टाइप का होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमने एक वायर डाल दिया और इसको नाम दे दिया R1, ठीक है। ये वायर इस तरह से गया हुआ है R1, ठीक। हम लोग पढ़ चुके हैं डीसी मशीन में कि जैसे ये वायर गया तो इसका एक रिटर्न भी आएगा, इसका एक रिटर्न भी होना चाहिए, है ना। और रिटर्न होना चाहिए मतलब कि हम ये एक कॉइल की बात कर रहे हैं कि ये हमने एक कॉइल डाला है R1 अभी, मतलब एक
एक साइड इसका बस डाला है, अब इसको पीछे ले जा करके फिर रिटर्न लाना है ना। एक कॉइल में क्या होता है, 2 कॉइल साइड होते हैं, फिर उसमें कितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, लेकिन कॉइल साइड तो 2 ही होते हैं। तो अभी हमने एक वायर डाला है R1, इसका जो रिटर्न होगा पीछे तो ओवरहैंग से ऐसे तो ये ऐसे जाएगा, फिर नीचे या कहीं भी इधर उधर, और उसके बाद निकलेगा। तो निकलता जो है, जैसे जो निकलेगा उसको R2 नाम देंगे। इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो एंगल होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉइल स्पैन बोलते हैं। और कॉइल स्पैन कितना होना चाहिए, कितना इलेक्ट्रिकल एंगल होना चाहिए, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, है ना, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। एक कॉइल के 2 कॉइल साइड के बीच का जो ये होना चाहिए कॉइल स्पैन, वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। अब हम लोग को पता है कि थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। देखिए समझिएगा, अगर आपको 2 कॉइल साइड के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल 180 डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे स्टेटर पे मैकेनिकली कितने एंगल पे रखना होगा, वो इसी फार्मूला से पता चलेगा। इलेक्ट्रिकल एंगल आपको चाहिए 180 डिग्री, है ना, लेकिन ये 180 पाने के लिए कितना मैकेनिकल एंगल होगा, मतलब मैकेनिकल एंगल मतलब एक्चुअली हम आपको बताए थे जब इसको पढ़ाए थे कि मैकेनिकल एंगल मतलब वो एंगल जो दिखता है ना। तो इलेक्ट्रिकल एंगल 180 पाने के लिए कितना मैकेनिकल एंगल रखना होगा, ये आपको इस फार्मूला से पता चलना पड़ेगा। मैकेनिकल एंगल मतलब कितना एक्चुअल एंगल। तो अब यहाँ पर तो 2 पोल का मशीन बनाना है, तो 2/2 थीटा मैकेनिकल कट गया, तो थीटा मैकेनिकल कितना आ गया, 180 डिग्री। यानी कि अगर 2 कॉइल साइड के बीच का, एक कॉइल के 2 कॉइल साइड के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल 180 डिग्री चाहिए, तो मैकेनिकल एंगल भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर देखें तो मैकेनिकल एंगल 180 डिग्री कहाँ आएगा, जस्ट नीचे, है ना। यानी कि एक वायर ऐसे ले गए, ठीक है, उसको नीचे लाए और फिर इधर से बाहर निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पे हम एक और स्लॉट बनाए, जस्ट 180 डिग्री। तो इस वायर का जो रिटर्न होगा वो यहां से होगा R2, ठीक है। और उसके बाद आपको जितना टर्न है उतना टर्न कर लीजिए, इसको ले गए इसमें, फिर यहां से निकाल के इसमें, फिर यहां से, फिर जितने टर्न है आप उतना टर्न कर लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन इन दोनों साइड्स के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल 180 डिग्री के लिए, 2 पोल के लिए मैकेनिकल एंगल में कितना हो गया, 180 डिग्री। क्लियर। चलिए, ये तो आपको एक फेज की बात हुई, R फेज की, ठीक है। अब आते हैं दूसरे फेज पर, Y। देखिए, हमको 3 फेज वाइंडिंग करनी है, मतलब स्टेटर पे 3 फेज की वाइंडिंग करनी है। हमने R फेज, 3 फेज का मतलब क्या होता है कि 2 फेज के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री, ये होता है ना। तो अभी हमने तुरंत निकाला कि इलेक्ट्रिकल एंगल अगर 180 डिग्री चाहिए था तो मैकेनिकल एंगल कितना चाहिए था, निकल गया 180 डिग्री। सिमिलरली निकालेंगे कि यहाँ पे 2 फेज के बीच का, R और Y के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल कितना चाहिए, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। 2 फेज के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल कितना चाहिए, 120 डिग्री, 2/2 थीटा मैकेनिकल। तो मैकेनिकल एंगल भी कितना हो गया, 120 डिग्री। मतलब कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल एंगल 120 डिग्री चाहिए तो मैकेनिकली भी 2 फेज के बीच का एंगल कितना रखिए, 120 डिग्री। तो ये R1 है, अब यहाँ से 120, तो इसको हम घड़ी की तरह 12 पार्ट में बांट देते हैं, 1 2 3, 30 डिग्री पर ये 30 डिग्री, 30 60 90, फिर ये 120, यहाँ 4, फिर यहाँ मान लो 5, ये 6 हो गया, इधर मान लो 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ से 120 डिग्री पर Y फेज का पहला वाला वायर, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, तो इधर क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो यहाँ से 120 डिग्री पे, है ना, Y फेज का पहला कॉइल साइड प्लेस होगा। मतलब कहाँ पे होगा, 4 नंबर पे होगा, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री।
ये होगा और इसका नाम होगा y1। ठीक है, अब इसका रिटर्न कहां से होगा? फिर से वही बात, जैसे आर फेज में हुआ इसका रिटर्न। अब ये तो एक कॉइल था, अब ये दूसरा कॉइल है ना, इसका ये कॉइल साइड यहाँ है, दूसरा कॉइल साइड फिर कहां से निकलेगा? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, मतलब 180 डिग्री मैकेनिकल, जो प्रोसेस इसमें हुआ वही चीज। तो यहाँ से अगर देखिए तो 180 डिग्री कहाँ मिलेगा? 30 60, मतलब डायरेक्टली यहाँ तो 10 पे लग रहा है ना। देख लीजिए वैसे 30 60 90 120 150, इसका जस्ट 180 डिग्री कहाँ पे होगा? यहाँ पर, यानी y2 यहाँ पर। ठीक है, अब y और b के बीच का एंगल कितना होता है? 120 डिग्री, है ना। तो फिर से यहाँ से देखिए 120, ये 30 डिग्री हुआ, फिर ये 60 डिग्री, 90 120। यहाँ पे B1 B फेज की वाइंडिंग कहाँ पे करेंगे? इससे 120 डिग्री दूर करेंगे, यानी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, B1 और इसका रिटर्न 2 पे होना चाहिए। देख लीजिए 30 60 90 120 151। B2, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाइंडिंग हो गया। ठीक है ना, आपने ये वाइंडिंग कर दी। अब देखिए जरा R1 को जब आपने इन किया होगा तो एक इंड यहाँ मिला होगा, है ना, एक इंड यहाँ होगा, और उसके बाद आपने चाहे कितने भी टर्न किए हों, फाइनली यहाँ से भी एक इंड निकला होगा। सिमिलरली y1 का भी और y2 का भी, सिमिलरली b1 का भी और b2 का भी। इस तरह से वायर्स होंगे। अब वायर्स को कनेक्ट वगैरह हम लोग करेंगे। तो ये जब आपने इस तरह से वाइंडिंग कर दिया तो एक्चुअली आपने 3 फेज वाइंडिंग कर दी है और 2 पोल वाइंडिंग कर दी है। 3 फेज 2 पोल वाइंडिंग आप कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे आखिर ये 3 फेज 2 पोल वाइंडिंग बना कैसे। कर तो दिए, लेकिन अब देखते हैं कि एक्चुअली बनता है कि नहीं 2 पोल वाइंडिंग। तो उसको अब हम लोग को 2 पोल बनता है कि नहीं वो देखना है। तो देखिए उससे पहले जरा ये देखें कि इनको हम कनेक्ट कैसे करेंगे। देखिए अगर हम इस R फेज के कॉइल को इस तरह से लिखें, R1 R2, सिमिलरली Y फेज को Y1 Y2, और सिमिलरली B फेज को B1 B2। यही है तीन, ये जो वाइंडिंग इसमें किए इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया। अब अगर हमको, अब ये 3 फेज वाइंडिंग है, इनको हमको कनेक्शन करना है तो 3 फेज का कनेक्शन 2 ही तरीके से होता है, डेल्टा या स्टार। अगर स्टार में कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी एक तरफ शॉर्ट करना पड़ेगा, उस शॉर्टिंग पॉइंट को न्यूट्रल का नाम देना पड़ेगा, उसको ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। मतलब कि मान लीजिए अगर हम R2Y2 B2 को शॉर्ट कर दें और इस पॉइंट को डाउन कर दें तो ये हो गया स्टार कनेक्शन, है ना। तो सिमिलरली इसमें क्या करना पड़ेगा? जो R2 Y2 और B2 वाले वायर इनको कनेक्ट कर देंगे और इनसे जो वायर निकलेगा उसको ग्राउंड कर देंगे। और जो R1 है वही क्या है? ये R1 है, ये बाहर चला जाएगा सप्लाई लेने के लिए क्योंकि मोटर है। और उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? Y1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इस तरह से इसका कनेक्शन आपने कर दिया और ये कर दिया, तो ये एक 3 फेज वाइंडिंग हो गई। अब ये 2 पोल है कि नहीं वो देखना है। तो देखिए कैसे देखेंगे 2 पोल, और फिर वहीं से आपको पता चलेगा कि ये एक कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। देखिए जो यहाँ पे वाइंडिंग था उसको हम यहाँ पे बना देते हैं। R1 R2 Y1 Y2 B1 B2, और ये आपको शॉर्ट। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे कि आखिर इस मशीन के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है
और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों कहलाता है? तो उसके लिए यहाँ से जो सप्लाई आ रहा है 3 फेज साइनोसॉइडल सप्लाई, तो उसको अगर हम लोग ये कहें कि आर फेज का जो सप्लाई है 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई है, और 3 फेज बैलेंस सप्लाई का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल में 120 डिग्री का डिफरेंस हो। तो आई आर इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, आई वाई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और आई बी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री लिखिए या ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री लिखिए, बात तो सेम ही है। तो ये आ रहा है, ठीक है, ये सप्लाई इस मशीन के अंदर में इस तरह का 3 फेज सप्लाई आ रहा है। अब हम लोग को पता है कि कोई भी साइनोसॉइडल अगर सिग्नल है इस तरह से ओमेगा टी, है ना, ये है, मान लीजिए ये क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी, ये है, तो हमको पता है कि ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, पाई पे 0 होती है, फिर 3 पाई बाई 2 पे नेगेटिव मैक्सिमम होती है, इसमें हम लोग को पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हर एक इंस्टेंट पे चेक करेंगे, है ना, हम लोग चेक करेंगे कि ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे, ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर इसके अंदर में किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर ओमेगा टी इक्वल टू नेक्स्ट 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पर, और उससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड इसमें किस तरह से चेंज कर रहा है। ठीक है, एक बात पहले पूरा सुन लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि ओमेगा टी क्या है, व्हाट इज ओमेगा टी? ओमेगा टी एक्चुअली टाइम है ना, हम लोग बोलते हैं ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 2, ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 2, है ना। तो ये होता है आपको, ये ओमेगा टी जो है, ओमेगा अकेला होता है रेडियन पर सेकेंड, और उसके साथ आपने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ये आ गया रेडियन में, है ना। लेकिन एक्चुअली में अगर हम टी निकालना चाहें तो वो भी निकल सकता है, पाई बाई 2 ओमेगा। तो एक्चुअली ये जो कर्व है हम बनाते हैं ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये कर्व ये बता रहा है कि टाइम के साथ जो करंट की मैग्नीट्यूड है वो घट बढ़ रहा है और उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो रही है ना। करंट घट बढ़ रहा है और उसकी पोलैरिटी भी क्या हो रही है, पोलैरिटी भी उसकी चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली ये जो निकालना चाह रहे हैं ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, 30 डिग्री पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक्चुअली हम ये जानना चाह रहे हैं कि टाइम के अलग अलग स्टैंड पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है ना। अभी कैसा है, फिर थोड़ी देर बाद कैसा होगा, थोड़ी देर बाद कैसा होगा, समझ आ रही बात। तो ये हम लोग देखेंगे अभी कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है और ये किस तरह से होता है। ठीक है, एक मिनट। तो हम पहला केस लेते हैं ओमेगा टी इक्वल टू 0। ठीक है, ओमेगा टी इक्वल टू 0, जब ओमेगा टी इक्वल टू 0 का इंस्टेंट होगा तो आई आर कितना होगा, साइन ओमेगा टी 0, ओमेगा टी 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, आई आर 0। ठीक है, तो एफ आर क्या है, एफ आर है एमएमएफ, एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय आर फेज। एमएमएफ क्या होता है, एन इंटू आई आर, ये भी क्या हो जाएगा 0। और फाई आर फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय आर फेज, ये क्या होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, यानी एफ आर अपॉन आर, है ना, 1/r को k लिखते हैं, k इंटू एफ आर, ये भी क्या हो जाएगा 0। मतलब कि ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे आर फेज के कारण, आर फेज में कोई भी करंट नहीं होगा और आर फेज के कारण कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब आते हैं वाई फेज पर, आई वाई आप ओमेगा टी इक्वल टू अगर 0 डिग्री पुट कीजिए यहाँ पे तो साइन माइनस 120 जो कि हो जाएगा माइनस साइन 120 जो कि हो जाएगा √3/2, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी -√3/2 IM। अब इस चीज को आपको समझना है, समझना क्या है कि करंट की वैल्यू निगेटिव आ रही है, करंट कभी निगेटिव नहीं होता है ना। करंट की वैल्यू निगेटिव, करंट आप -2 एम्पियर में कुछ नहीं होता है,
माइनस का मतलब है कि साइन का, डायरेक्शन का, करंट का जो डायरेक्शन है वायर में आने का या जाने का, उस डायरेक्शन का रिवर्स होना ही माइनस का मतलब है। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है कि डायरेक्शन का रिवर्स हो जाना, डायरेक्शन का उलट जाना। अब इसका मतलब क्या है सो समझिए। देखिए, एज ए मोटर, ये एक मोटर है और मोटर की तरह इसको करंट लेना चाहिए, है ना, क्योंकि मोटर है। लेकिन अगर किसी टाइम इंस्टेंट पे किसी फेज का करंट अगर निगेटिव आ रहा है, ये मोटर है, इसको करंट लेना चाहिए, है ना, तो ले, अगर पॉजिटिव है करंट, इसका मतलब वो ले रहा है करंट। लेकिन अगर निगेटिव है तो इसका मतलब उस इंस्टेंट पर वो फेज करंट सप्लाई कर रहा है सोर्स को, है ना। जैसे कि ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर वाई फेज का करंट कितना आया, -3/2 आया। इसका मतलब है कि इस इंस्टेंट पे वाई फेज में करंट आ नहीं रहा है, बल्कि करंट जा रहा है इससे। मतलब यहाँ देखिए, ये है ना, आर फेज में तो कोई करंट नहीं है। अगर वाई फेज का करंट पॉजिटिव आता, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन हम ऐसे लेते हैं कि करंट इसमें आ रहा है, ये मोटर है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर इंस्टेंट पर ये करंट क्या है, निगेटिव। इसका मतलब करंट कुछ इस तरह से, ठीक है, वाई फेज में, आर फेज में है ही नहीं, और वाई फेज में करंट कुछ इस तरह से जा रहा है। ठीक है, यानी कि करंट आ नहीं रहा है इसमें, करंट इसमें आ नहीं रहा है, बल्कि इससे करंट जा रहा है। यहाँ पर देखिए Y1, इसमें करंट आ नहीं रहा है, बल्कि इससे करंट जा रहा है। तो करंट को, इससे जब करंट जा रहा है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, डॉट से कि क्रॉस से। करंट इसमें इन नहीं कर रहा है, करंट इससे जा रहा है बाहर की तरफ, तो व्हाट विल बी साइन, डॉट, है ना, क्योंकि करंट इससे बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हियर इट विल बी ए डॉट, और इसमें डॉट है तो इसमें क्या होगा, Y2 में क्रॉस होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें करंट इन, है ना, यहां से करंट इन कर रहा है और यहां से करंट जा रहा है। ठीक है, Y2 में क्रॉस, Y1 में डॉट। FR क्या होगा, इसका MMF का पार्ट जो है FR क्या होगा, या सीधे हम अगर phi r लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ phi r, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो वो कितना हो जाएगा, K इंटू FR, और ये हो जाएगा K इंटू N इंटू, सॉरी ये Y है ना, FY, नोट्स में भी आपको ये मिल जाएगा FY, K इंटू FY क्या हो जाएगा, N इंटू IY इक्वल टू K इंटू N इंटू √3/2 IM। ठीक है, K इंटू N इंटू IY की वैल्यू कितनी है, ये तो माइनस है, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो K इंटू N इंटू √3/2 IM, करेक्ट। सिमिलरली अगर आप IB को देखें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, साइन 120, ये हो जाएगा आपको √3/2 IM। ठीक है, 1 मिनट। तो IB इक्वल टू √3/2 IM। अब ये पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि B फेज करंट को ले रहा है ना, B फेज इज टेकिंग द करंट, यानी कि B फेज से करंट आ रहा है और Y फेज से करंट जा रहा है। अगर करंट B फेज से आ रहा है, Y फेज से जा रहा है, अगर बैलेंस्ड है सारा चीज, तो न्यूट्रल से करंट 0 होगा, है ना, और अगर अनबैलेंस होगा तो जो अनबैलेंस होगा वो न्यूट्रल में जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं नेटवर्क का। तो जो भी है, यानी यहाँ पर क्या है, B इस इंस्टेंट पे ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर B फेज से करंट इन कर रहा है और Y फेज से करंट आउट जा रहा है ना। B फेज से करंट इन कर रहा है, B1 में इन कर रहा है ना, यहाँ से करंट आ रहा है और इधर से जा रहा है। तो B1 में इन किया, तो B1 में इन किया, तो B1 को क्या देंगे, क्रॉस, और B2 से निकला, यहाँ B2 से निकला डॉट, और B2 से निकल के किस में इन किया, Y2 में इन किया, और Y2 से निकल के फिर Y1 से बाहर निकला और चला गया सप्लाई में। बात समझ में आ गई। तो ये है कहानी। तो इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ phi d करें तो
तो ये हो जाएगा k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी इक्वल टू k इंटू n इंटू आई बी एंड दैट विल बी इक्वल टू k इंटू n इंटू √3/2 आई बी। ठीक है, तो आई वाई और आई बी आपको पता चल गया। अब हम लोग ये भी पता चल गया कि वाई फेज का भी एक फ्लक्स बन रहा है kn √3/2 im और बी फेज का भी एक फ्लक्स बन रहा है k इंटू n इंटू √3/2 im। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। अब हम लोग ये देखेंगे कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड है और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है। क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर इस इंस्टेंट पर ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर कि आर फेज का अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वाई फेज का मैग्नेटिक फील्ड है और बी फेज का भी है, तो इन दोनों के कारण ही रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, देखिए देखिए जो अभी अगर सिर्फ हम इसको देख करके अगर हम ये पता लगाना चाहें कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे तो हम यहाँ आपको प्रूव भी करेंगे, लेकिन अगर हम इन दोनों को देख करके ही पता लगा इस फिगर को देख करके ही पता लगाना चाहें कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो पता लगा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो रूल है ये रिवर्सिबल है। अगर ये करंट के डायरेक्शन को बताता है तो ये जो फिंगर की कर्लिंग है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है फिंगर, तो थंब करंट को बताए, और अगर ये करंट को बता रहा है, थंब करंट को बता रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। अगर हम y2 और b1 को देखें जो कि इस तरफ है ना, ये आप लोग को ये बाएं लग रहा होगा, जो भी है जो इस तरफ है, इसका भी करंट क्या है? क्रॉस। तो अगर करंट के डायरेक्शन में जाए क्रॉस तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? कुछ ऐसा। इसका भी क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? एक ही तरह का। अगर इन दोनों का कंबाइंड ले लें क्रॉस अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप का। ये पूरा क्लोज्ड बनेगा, लेकिन हम अभी इधर चलो बनाते हैं हल्का सा, ये कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना। दोनों इस तरफ हम इसलिए बना रहे हैं, इस तरफ और भी काम करना है। खैर, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? कुछ इस टाइप का। इन दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह का होगा। और अगर इधर देखें, यहां देखें, तो यहां पर है डॉट और यहां पर भी है डॉट, तो इन दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, डॉट मतलब आप अपने थंब को बाहर निकालिए, तो उंगलियां किस तरफ है? इस तरफ तो जा नहीं सकती हैं, है ना। बचपन में करते थे इसको, इसमें सटा लेते थे, लेकिन अभी नहीं होगा। तो ये अंगूठा बाहर है, तो ये फिंगर्स किस तरफ कर्ल हो रहा है? इस तरफ, कुछ इस टाइप। ठीक है, तो और ये इधर आगे तक भी एक्सटेंड होगा। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको किस तरफ दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है क्या? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इस तरह से नीचे से होगा, यहां से निकलेगा ऐसे नीचे यहां, और फिर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो हम लोग पढ़े भी थे डीसी मशीन में कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से निकलेगा इस तरह से यहाँ नीचे, और फिर यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे जो मैग्नेटिक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे, देखिए कैसे प्रूव करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा इसको मिटाना। देखिए प्रूव करने का ये है कि मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का ही है, ठीक है। हमको ये पता है कि सिर्फ वाई फेज और बी फेज के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब हमको ये देखना है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तो हम देखें नीचे है ना, यानी कि वाई फेज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है और बी फेज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन नीचे है। तो जरा ये सोचिए कि वाई फेज के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? सिर्फ वाई फेज की हम बात कर रहे हैं। वाई फेज का मतलब y1 इधर
y2 इधर, है ना। तो इन दोनों का y फेज के कारण रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ठीक है। देखिए इसको हम आपको थोड़ा समझा रहे हैं, इसके लिए आप एक समझने के लिए एक एजम्पशन हम ले रहे हैं कि मान लीजिए कि आर फेज में भी करंट का डायरेक्शन ये है क्रॉस, इसमें करंट ऐसे इन कर रहा है, यहां से करंट निकल रहा है, बाकी सबको भूल जाइए, सिर्फ ये सोचिए कि आर फेज में करंट यहां से इन कर रहा है, यहां से निकल रहा है। तो सिर्फ आर फेज के कारण जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, उसके लिए आप इसी को यूज कीजिए, राइट हैंड थंब रूल को ही यूज कीजिए, लेकिन यहां पर इन फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में ले चलिए, है ना। और थंब क्या बताएगा तब, मैग्नेटिक। वैसे भी कर सकते हैं, अभी जो किए थे वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी क्या किए थे कि ऐसे किए थे, वैसे भी कर सकते हैं। क्या कि अगर मान लीजिए ये करंट, ये अगर इसमें थंब को अगर हम इन करें तो करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा, इन करें तो कुछ ऐसा होगा, और इसमें अगर ये बाहर है ऐसे करें तो कुछ ऐसा होगा। मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। सिर्फ आर फेज का हम बात करें, ठीक है ना। आर फेज से इस केस में तो करंट नहीं, समझाने के लिए हम आपको बता दें कि कुछ ऐसा हो जाएगा। दूसरा, अगर आप फिंगर को करंट के डायरेक्शन में लें और मैग्नेटिक फील्ड थंब बताएगा, तो इधर से करंट इन कर रहा है तो फिंगर को हम इधर ले गए नीचे, और R2 से बाहर निकल रहा है, तो हम अगर इसके डायरेक्शन में अगर देखें तो भी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। बात ये समझिए कि आर फेज का जो कॉइल एक्सिस है, ये है इसका कॉइल एक्सिस आर फेज का, है ना। तो आर फेज का जो कॉइल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है इसका मैग्नेटिक एक्सिस। आर फेज का जो कॉइल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है इसका मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस मतलब जिस एक्सिस के अक्रॉस उस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हो, है ना। तो आर फेज का मैग्नेटिक एक्सिस किस तरफ है, आर के कॉइल एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि किसी भी कॉइल का जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो कॉइल एक्सिस के किधर होता है, पैरेलल होता है कि परपेंडिकुलर होता है कि कुछ पार्टिकुलर एंगल पर होता है। तो ठीक है, तो आर किसी भी कॉइल का जो आपका कॉइल एक्सिस बनेगा, मैग्नेटिक एक्सिस उसके परपेंडिकुलर इस तरह से होगा। तो देखिए यही बात अभी इस केस में ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे, तो आर फेज से कोई करंट नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। अब हम यही चीज जानना चाहते हैं वाई फेज के लिए, ठीक है। तो वाई फेज का जो कॉइल एक्सिस है वो कुछ ये है, ठीक है। वाई फेज का जो कॉइल एक्सिस है वो कुछ ये इस तरह का है ना। और ये जो एंगल है, दिस एंगल अगर हम इसको भी इस तरह से बना लें, ठीक है। देखिए ये एंगल है 90 डिग्री और यहां से ये है 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये यहां से 90 डिग्री और यहां से ये R से Y 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये तो Y का कॉइल एक्सिस होगा, Y का मैग्नेटिक एक्सिस किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर। क्योंकि आप देखिए अगर हम Y2 में फिंगर को इन करें, करंट इन कर रहा है, फिंगर को इन करें, पीछे तक ले जाएं और Y1 से ऐसे निकालें, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में, है ना। यानी कि कुछ इधर ये, और इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। किसके बीच का, इस y एक्सिस और y के मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल से ये कितना होगा, सोचिए जरा, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल, ये एंगल दिस, ये एंगल कितना होगा, सोच के बताइए, ठीक है। ये एंगल जो यहां पर ये एंगल है, ये कितना होगा, ये देखिए ये पूरा यहां से लेके यहां तक तो 180 डिग्री है, यहाँ y1 से लेकर ये इस पॉइंट से लेकर के ये पूरा 180 डिग्री है, ठीक है। और
ये आपका 90 डिग्री है, ठीक, ये 90 डिग्री, तो ये पूरा भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये पूरा 90 डिग्री होगा। अब आप ये सोचिए कि ये एंगल कितना होगा जिससे कि ये आपको निकल जाए, बस, ठीक है। तो इस ये भी आसान है, आप देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 30 डिग्री, तो वर्टिकली अपोजिट यही होगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आ गई बात? तो देखिए ये यहाँ से ये 90, अब यहाँ से 120, तो ये 30 हो गया। अब यहाँ से ये मैग्नेटिक एक्सिस 90 डिग्री पर, तो ये 90 हो गया। अब ये 30, तो ये भी 30, और ये 90, तो ये पूरा 90, अब ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 60। यानी कि अगर हम यहाँ पर y फेज के मैग्नेटिक एक्सिस को बनाना चाहें, फाई y इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना था, √3/2 KNIM, तो उसका ये एंगल होगा 60, यानी ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, फाई y। समझ में आ गया? सिमिलरली अगर हम फाई b को बनाना चाहें तो सब कुछ ऐसा ही होगा, बस आप डायरेक्शन देखिए, तो ये क्रॉस इधर, करंट इधर जा रहा है, इधर से निकल रहा है, तो उसका क्या होगा, ये अगर ये इसका मैग्नेटिक एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब आप करके भी देख सकते हैं, देखिएगा आप अपना, बट ये जो होगा बिल्कुल सिमेट्रिकल इधर होगा, फाई b and that will be equal to √3/2 KNIM, इसका भी मैग्नीट्यूड वही है, और ये एंगल कितना होगा 30। तो ये हो गया फाई y, ये हो गया फाई b, दोनों इक्वल एंगल पर भी हैं, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो हम लोग वेक्टर फार्मूला से निकाल सकते हैं, है ना। उसका मैग्नीट्यूड तो हम वेक्टर फार्मूला से निकालेंगे, लेकिन उसका रिजल्टेंट का एंगल किधर होगा, एंगल किधर होगा, दो अगर इक्वल होते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, वेक्टर में इसके पैरेलल और इसके पैरेलल, तो उसका जो एंगल होता है वो होता है एंगल बाइसेक्टर। आपको पता होगा कि दो वेक्टर जिनका कि इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है एंगल बाइसेक्टर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई y स्क्वायर, मतलब फाई कोई भी दो वेक्टर का, फाई 1 स्क्वायर प्लस फाई b स्क्वायर प्लस 2 फाई y फाई b cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन फाई y एंड फाई b। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपको, इसको कीजिएगा तो 3/4 k स्क्वायर n स्क्वायर i m स्क्वायर, इसका भी वही हो जाएगा 3/4 k स्क्वायर n स्क्वायर i m स्क्वायर, 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना, तो 2 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 k स्क्वायर n स्क्वायर i m स्क्वायर। अब करके देखिएगा घर पे, तो यहाँ पर 2 इंटू फिर से इन दोनों का ये हो जाएगा, तो 3/4 k स्क्वायर n स्क्वायर i m स्क्वायर इंटू cos 60, ठीक है। तो आपको cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, सही है, ठीक है। तो ये आपको ये कट जाएगा, तो ये जो आ गई वैल्यू, ये आ गई 3/2 k स्क्वायर n स्क्वायर i m स्क्वायर, 3/4 k स्क्वायर n स्क्वायर i m स्क्वायर, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 9 k स्क्वायर n स्क्वायर i m स्क्वायर, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 3/2 KNIM। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3/2 KNIM, यानी ओमेगा t इक्वल टू 0 पे जो रिजल्ट फाई r के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, y और b के कारण है, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 3/2 KNIM, और उसका डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हम भी करेंगे अगले क्लास में, लेकिन आप घर पे ट्राई कीजिएगा, ओमेगा t इक्वल टू 30 डिग्री पर उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या
चेंज आता है उसके मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में। कैसे करेंगे? बस सेम IR IY IB था, वहाँ ओमेगा टी की जगह आप 30 डिग्री पुट करेंगे और वहाँ से आप फाई आर फाई वाई फाई भी निकालिए और उनका रिजल्टेंट कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और भी चीजें जानेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।